चलो शुरू करते Hello, हैं sir. आज का सेशन। हेलो Am I audible to you? हेलो, यस श्योर, you're audible. Sir, first of all, I would like to thank you because you are sharing your wonderful knowledge free of cost to every Sunday without any failure. I नो have नो a few. फेलियर हुआ। मैं लास्ट एक महीना बहुत बिजी था, मेरा एक ऑपरेशन हुआ था, सो मैं नहीं आ पाया। सो But फिर भी आप जो ग्रुप पे कुछ कुछ पोस्ट करते रहते हैं, that is a definitely it is a आई motive. मस्ट ट्राई, आई विल पोस्ट डेफिनेटली। And I मैं have थोड़ा one question. So nowadays, obesity becomes a major problem for everyone. And the people those are struggling with this perimenopause and hormonal disturbance. So through this graphology, can we rectify these problems? ओके 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 श्योर, इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक है। ओबेसिटी में के ऊपर ऑब्वियसली मैं थोड़ी देर के बाद मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। हमारे जो सेशन है मैं थोड़ा शुरू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं Okay, ओबेसिटी एंड प्री मेनोपोज एंड पोस्ट मेनोपोज के में जो जो प्रॉब्लम आता है उसके ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। ठीक है। सर किस चीज का ऑपरेशन हुआ था, किससे जो ने ऑपरेशन हुए थे सर? So I was having gallbladder operation, gallbladder stone. So ओके अराउंड 15 इयर्स का पुराना वाला स्टोन था। सो मुझे भी पता नहीं था, सडनली बहुत ज्यादा पेन शुरू हुआ। लास्ट एक महीने से आपने देखा होगा मैं बहुत ज्यादा इनएक्टिव हूँ, थोड़ा इनएक्टिव ओ था इस। सर, यू डिड द राइट थिंग, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। हाँ एग्जैक्टली, एंड वो इन्फेक्शन से डबल हो चुका था, बड़ा हो ओ गया। गॉड। एंड इट वाज अराउंड 13 स्टोन्स वर देयर, ऑल आर बड़ा साइज का था, बहुत ज्यादा। तो अभी ठीक है सर, यू आर डूइंग फाइन नाउ? अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। गुड गुड, स्टे वेल सर। यस, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हम लोगों का आज का टॉपिक है राइट वर्सेस पीस, इसके ऊपर है ना। तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आप सबको, आप में से किस किस को ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आपके जो बातें हैं आपने सही कहा है एंड दूसरे लोग आपके ऑपोजिट वाले हार्ट हुआ है, ऐसा किसको लगता है? बहुत बार हुआ होगा, है ना। जी सर। सो हमारे आज का सेशन है पर्टिकुलर इसके ऊपर कि हम लोग सही कहेंगे लेकिन दूसरे लोग हार्ट होता है। एंड हम लोग को एक चीज ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही गॉड ऐसा क्यों करता है कि मैं तो सही में रहता हूँ लेकिन दूसरे लोग हार्ट हो जाता है मेरे से। मैं कुछ भी करता हूँ तो दूसरे लोग हार्ट होता है ना। ऐसा होता है ना बहुत बार हम लोगों से। कभी सोच के देखो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं सही कहूंगा या झूठ कहूंगा? अगर दूसरे लोग हर्ट हो रहा है तो मुझे सही कहना है या झूठ कहना है? सही कहने के लिए सोच के देखो एक बार। हाँ बताइए। कहना ही क्यों है, चुप ही रहना है। चुप ही रहना है। बस जो भी है जब चल मतलब अगर बुरा लग रहा है उनको तो पहले समझ चुके हैं कि राइट उनको बुरा राइट, लग रहा है, तो क्यों हर्ट होना है उनके लिए। छोड़ दीजिए, जो चल रहा है हमारे बोलने से वो चेंज होने वाले नहीं होते। हाँ लेकिन सुबह से शाम तक यही पेशेंट भीड़ करके मेरे सामने रहता है, जो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा करके मेरे पास आ जाते हैं एंड कहता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसके साथ ये रिप्ले किया, इससे झगड़ा शुरू हो गया, अभी प्रॉब्लम शुरू हो चुका। कभी ना कभी फटता है मुंह से, लेकिन ऐसे बहुत बार पेशेंस राइट। रखते हैं। एक्चुअली अगर आप सोच के देखोगे तो देखना कि जब हम लोग झूठ कहते हैं ना, झूठ के लिए, कोई भी झूठ के लिए, दुनिया में कोई भी झूठ के लिए कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है, लेकिन सच कहने के लिए रीजन नहीं होता है। करके देखो, बिकॉज ट्रूथ इज नेचुरल, यही पीस देता है, पीस इधर से आता है। लेकिन झूठ कहने के लिए कुछ ना कुछ रीजन होता है, सच के लिए कोई रीजन नहीं होता है। सच इटर्नल होता है, इटर्नल ट्रूथ, ट्रूथ इज इटर्नल। ठीक है, तो हमें देखना चाहिए, क्वेश्चन एक अराइज होता है
कि हम अगर सच कहेंगे तो क्यों कहेंगे? सच दो रीजन से कहना जरूरी होता है। एक होता है कि नॉर्मल जो इटर्नल ट्रूथ है, ठीक है, एंड दूसरा एक और चीज होता है जो हम लोग फाइट करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, वो क्या है? अपने खुद के आइडेंटिटी को छुपाने के लिए, हमारे आइडेंटिटी के लिए। जब सच कहने से कोई और हार्ट होता है, आप चेक करके देखना कि हम लोग वहां पे अपना आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे थे कि मैं क्यों झूठ कहूंगा, मैं क्यों गलत साबित होऊंगा सबके सामने, ठीक है, मैं हमेशा सही रहूंगा। सही रहने का मतलब क्या है? सही रहने का मतलब होता है मैं यहाँ पे मेरे सामने सही नहीं, मैं यहाँ पे दूसरों के सामने, आपके सामने मैं सही हूं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी। इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? तो हमेशा एक चीज याद रखो, कभी भी दूसरे लोग डिसएग्री होता है हमारे कुछ भी रीजन से, कुछ भी बातों से, इसका मतलब तब हमारे ब्रेन में क्या होता है? एक स्मॉल माइनर अटैक होता है, ठीक है। इवन मैंने रिसेंटली देखा था एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च में देखा था कि जब भी मेरे सामने कोई डिसएग्री होता है या कोई मैं जो कह रहा हूं वो गलत साबित हो रहा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन पे हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल पेन क्रिएट होता है। ये एक रिसर्च में पाया गया था, ठीक है। एंड ये साइकोलॉजिकल पेन जो होता है, इधर से शुरू होता है कोई भी आर्ग्यूमेंट। अंडरस्टूड? आर्ग्यूमेंट कब शुरू होता है? आर्गुमेंट का जन्म होता है इस साइकोलॉजिकल पेन से। क्लियर हो रहा है सबको? जब भी ये साइकोलॉजिकल पेन क्रिएट होता है, अभी देखो धीरे धीरे हम थोड़ा डिगिंग करते हैं इस सिचुएशन को। तो जब ये साइकोलॉजिकल पेन शुरू हुआ, उसके बाद आर्गुमेंट शुरू हो रहा है कि आई एम ऑलवेज राइट बिकॉज आई हैव टू प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी, आई हैव टू प्रोटेक्ट माई आइडेंटिटी, सो दैट्स वाई आई विल स्टार्ट आर्ग्यूइंग with others। एंड इसके बाद शुरू होता है क्या? इसके बाद हमारे अंदर एक जन्म लेता है, क्या चीज जन्म लेता है? सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब मैं अगर आर्गुमेंट नहीं करूंगा तो मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट खराब हो जाएगा, है ना? ऐसा लगता है ना? तो मैं यहाँ पे आर्गुमेंट क्यों कर रहा हूं? अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए, जो बिल्कुल टोटली फॉल्स है। बिकॉज मैं यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहे हैं ओनली फॉर आवर ईगो, नॉट सेल्फ रेस्पेक्ट। खुद के ईगो को बचाने के लिए हम यहाँ पे आर्गुमेंट कर रहे हैं। ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है? एनीवन प्लीज टेल मी, एनी आइडिया? ईगो एंड सेल्फ रेस्पेक्ट डिफरेंस क्या है? बताइए। हाँ, ईगो सर अदर्स के लिए है और सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए। वेरी गुड, परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। ईगो किसके लिए होता है? हमेशा दूसरों के नजर में क्या होता है? मैं आपको कह रहा हूं कि मैं सही हूं एंड आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज ईगो। यू हैव टू एक्सेप्ट मी, ठीक है, कि मैं सही हूं। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट कहता है आई एम राइट, और कुछ नहीं। सेल्फ रेस्पेक्ट और कुछ नहीं, कौन क्या सोच रहा है और कुछ नहीं, बिकॉज मैं अपने आप को रेस्पेक्ट दे रहा हूं। यहाँ पे कोई भी डिसरेस्पेक्ट का सवाल ही नहीं है। कौन क्या कह रहा है, आई डोंट नीड टू केयर, ठीक है। तो ईगो हमेशा कहेगा कि आपको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, हमेशा मैं सही हूं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा झगड़ा हो रहा है हस्बैंड वाइफ में। हस्बैंड कह रहा है कि वाइफ कह रहा है कि आपने मेरा एनिवर्सरी भूल गया, ठीक है, एंड हस्बैंड कह रहा है कि नो, ये यू आर रॉन्ग, मैंने नहीं भूला था, मैं कोई काम में बिजी था।
तो ये छोटे से बातों में झगड़ा हो रहा है। अभी देखो इस झगड़े में forgetting anniversary is not the problem, isn't it? एनिवर्सरी भूल जाना ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है अपने ईगो को सेटिस्फाई करना। ठीक है, प्रॉब्लम है कि मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही हूं, है ना? ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ हमेशा। हाउ टू डिस्ट्रॉय आवर रिलेशनशिप, इधर से रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होता है धीरे धीरे। हमेशा हम जब भी अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही हूं दूसरों के सामने, इधर पे देखो मैं एक चीज फिर से कहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब भी हम लोग कोई भी एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सही हूं, मैं दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं सही हूं, ये बात जब मेरे दिमाग में रहता है, इधर से प्रॉब्लम शुरू होता है, क्योंकि ईगो वहां पे काम कर रहा है। मुझे ईगो डायरेक्शन दे रहा है कि मुझे क्या करना है। एंड जब मैं सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करूंगा, सेल्फ रेस्पेक्ट में कभी भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप क्या सोच रहे हो, क्या मैं सोच रहा हूं, आई डोंट नीड टू केयर, बिकॉज आई एम राइट in my place, in my situation, in that circumstances, I am right. Understood? ये दिखाता है हम लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर से कहता हूं, सेल्फ रेस्पेक्ट से क्या जन्म होता है? ईगो से जन्म होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से जन्म होता है इरिटेशन, ईगो से जन्म होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट से जन्म होता है इरिटेशन, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट से जन्म होता है कन्वर्सेशन, एंड कन्वर्सेशन से जन्म होता है पीस। क्लियर हुआ द फॉर्मूला? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड जस्ट आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्लियर, एकदम क्लियर। सो आर्गुमेंट हमेशा कहता है कि हु इज राइट, हु इज राइट। आर्गुमेंट हमेशा ये कहेगा कि कौन सही है। इधर से शुरू होता है फाइट, एंड कन्वर्सेशन से शुरू होता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट। एंड आप देखोगे उधर से, जैसे आर्गुमेंट से शुरू होता है फाइट, कन्वर्सेशन से शुरू होता है ट्रूथ। व्हाट इज राइट, दैट इज ट्रूथ, द ट्रूथ। ठीक है, इधर से ट्रूथ का जन्म होता है, एंड ट्रूथ के बाद शुरू होता है पीस। ठीक है, एंड आर्गुमेंट से क्या होगा? आर्गुमेंट से जन्म होगा फाइट। फाइट क्या दिखाएगा? कोई एक पर्सन को जीत जाएगा फाइट में, एंड कोई एक पर्सन हार जाएगा, है ना? लेकिन आप अगर जीत जाओगे फाइट में, लेकिन ये जान लीजिएगा आपका रिलेशनशिप हार चुका है। रिलेशनशिप में क्रैक इधर से शुरू होता है। मेरे ही जीतने से मेरे रिलेशनशिप में क्रैक शुरू होता है, क्योंकि मैं जीतता हूं दूसरों को डीमोबिलाइज बना के। ठीक है, सो यू कैन विन एन आर्गुमेंट बट यू हैव टू लूज ए पर्सन एक्चुअली। ठीक है, तो इधर से हम अपने ब्रेन का एक साइकोलॉजी यहाँ पे हम देखेंगे। ब्रेन का एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी होता है। हमारे ब्रेन में 3 मोड क्रिएट होता है। 3 मोड, क्या मोड है? फर्स्ट मोड होता है सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड इंडिकेट करता है कि मुझे फाइट करके मुझे जीतना है, इसलिए मैं आर्गुमेंट करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं अपने आप को सर्वाइव करना है। एंड सर्वाइव का मतलब क्या है? मैं थोड़ी देर पहले क्या कहा, मैं आर्गुमेंट क्यों करता हूं? अपने आप का आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट आवर आइडेंटिटी। तो हमेशा याद रखो, सर्वाइवल मोड्स हमेशा होता है फाइट, आर्गुमेंट, एंड दूसरा मोड होता है इमोशनल मोड। इमोशनल मोड होता है, इमोशनल मोड से क्या जन्म होता है? रिएक्शन जन्म होता है। इमोशनल मोड से, सर्वाइवल मोड से फाइट जन्म होता है जो आर्गुमेंट करता है, एंड इमोशनल मोड से रिएक्शन जन्म होता है जो कोई भी रिएक्शन देगा। सपोज एक लड़की को आपने बहुत ज्यादा डांट दिया, वो किसी को कुछ कह नहीं पा रहा है एंड वो रोना शुरू कर रहा है, तो वो कौन से मोड पे है? इमोशनल मोड पे है।
लेकिन वाइज मोड जो 3 नंबर के मोड है वो करेगा, आपका रेस्पॉन्ड करेगा, जहां से कन्वर्सेशन का जन्म होगा। तो सर्वाइवल मोड फाइट आर्ग्यूमेंट, सर्वाइवल मोड से आर्ग्यूमेंट होता है, फाइट होता है, फाइट के बाद आर्ग्यूमेंट, एंड इमोशनल मोड से रिएक्शन क्रिएट होता है, एंड वाइज मोड से रेस्पॉन्ड क्रिएट होता है जो कन्वर्सेशन क्रिएट करेगा। क्लियर हुआ? एनी क्वेश्चन? So you said there are 3 modes: survival mode, emotional mode, and wise mode, right? वाइज मोड, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इधर से, तो हमने एक फॉर्मूला देखा है कि कन्वर्सेशन इज द बेटर टूल्स, है ना, अभी तक जितना हमने बात कर रहे थे। एक और टूल्स आता है, हमेशा कोई भी सही या गलत नहीं है, कोई भी दुनिया में कोई भी टूल्स पर्टिकुलर सही या गलत नहीं होता है, ठीक है। एक और टूल्स जो पीस क्रिएट करता है, दैट इज साइलेंस, जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे, है ना नेहा मैम। साइलेंस एक ऐसा चीज है, एक ऐसा टूल्स है जो किसी को भी कुछ भी करवा सकता है। साइलेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है। एंड साइलेंस क्या दिखाता है? साइलेंस दिखाता है कि इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है साइलेंट, ठीक है। अभी देखो, साइलेंट का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है मेरे पास एविडेंस है, कोई भी कन्वर्सेशन जीतने के लिए, कोई भी आर्गुमेंट जीतने के लिए, आपको हराने के लिए मेरे पास एक एविडेंस है, लेकिन फिर भी मैं साइलेंट हूं। ये इंडिकेट करता है इमोशनल मैच्योरिटी। एक और चीज होता है, मेरे पास एविडेंस नहीं है इसलिए मैं साइलेंट हूं, ठीक है। मेरे पास कोई वेपन नहीं है इसलिए मैं अपने आप को चुप कर रहा हूं, क्योंकि मैं हार जाऊंगा ज्यादा बात करूंगा तो। सर एक चीज और है, जब हम साइलेंट रहते हैं या किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं तो पहले अशांत हम होते हैं, हाँ ऑब्वियसली, उसके बाद में सामने इसके लिए मतलब ये इसमें एक तीसरी बात भी हो गई ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि हमको अशांति नहीं चाहिए, फिर एविडेंस है एविडेंस नहीं है वो माने नहीं रखेगी, ऐसे मैं सोच रही हूँ। ऑब्वियसली ऑब्वियसली एक्चुअली होता क्या है, इमोशनल मैच्योरिटी इज द मेन थिंग, ठीक है। हम लोग जितना इमोशनल मैच्योर्ड हो जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर साइलेंस क्रिएट होता है, उधर से पीस क्रिएट होता है। अंडरस्टूड? मैंने यस्टरडे देखा, मेरा ही एक नोन पर्सन को 50 उम्र है, फेसबुक में लाइव में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके सामने कोई झगड़ा हो रहा है एंड वो लाइव कर रहा है फेसबुक में। मैं स्क्रॉल करते करते देख रहा था, तो वहां पे देखा उसने किसी को कुछ पैसा दिया था शायद, एंड वो मना कर रहा है। तो इसके पास और कोई एविडेंस भी नहीं है, कह रहा है कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इसके पास। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि और कोई रास्ता नहीं है, आई हैव टू बिलीव ऑन द गॉड, गॉड देखेगा, गॉड आपको कुछ जो भी हो कुछ वो पनिशमेंट देगा, व्हाटएवर, ठीक है। तो हम लोग ये कब इस्तेमाल करते हैं, ये गॉड वाला जो वेपन है ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अल्टीमेटली गॉड आपको पनिशमेंट देगा, क्योंकि मैं नहीं दे पा रहा हूं। यहाँ पे भी ईगो ही काम कर रहा है, क्योंकि आपका ईगो हार चुका है, इसलिए मैं गॉड के ऊपर बिलीव कर रहा हूं। पहले गॉड के ऊपर बिलीव नहीं कर रहा था, है ना। तो एक स्पेशल एडवाइस मैं सबको देना चाहता हूं, ये एक स्पेशल एडवाइस है कि हमेशा याद रखो, किसी को भी कुछ भी कहने से पहले, किसी को भी कुछ भी कहने से पहले याद रखो कि मेरे बात दूसरों को हार्ट हो रहा है या नहीं, ये चीज याद रखो, ठीक है। एंड दूसरी जो बात है, अगर यस है मतलब वो हार्ट होगा मेरे बातों से, मेरे सही कहने से, क्योंकि मैं किसी को गलत कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है। मेरे सही कहने से अगर कोई हार्ट हो रहा है तो मैं उस सही कहने जो जा रहा हूं उसको मैनिपुलेट करना होगा, दूसरे तरीका से पेश करना होगा, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए,
1% भी वहां पे गलत नहीं होना चाहिए। आप उसको थोड़ा रोक के रख सकते हो, कुछ देर बाद कह सकते हो, या ना भी कह सकते हो, या बहुत ज्यादा जरूरी है तो दूसरे तरीका से कहना चाहिए, लेकिन हार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधर से पीस नहीं आता है। कोई भी बातों से पीस आना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है हम लोगों को। अंडरस्टूड ऑल ऑफ अस? एक चीज फिर से मैं कहता हूं, सबका टारगेट फिक्स्ड होना चाहिए कि मैं कितना पीसफुल हूं। मैं जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? सपोज आज मेरा उम्र है 37 हो, 35 हो, 36 हो, व्हाटएवर। मैं सोच रहा हूं कि अगले 10 साल के अंदर या 5 साल के अंदर मैं सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगा, ठीक है? तो अगर मैं ऐसे सोच रहा हूं, आप भी सोचते हो ऐसे आपके फील्ड में कि आप बहुत बड़ा ये चीज बन जाओगे, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओगे, ठीक है? तो हम लोगों को याद रहना चाहिए, हम लोगों का जो टारगेट है ये सब वर्केबल टारगेट है, ये कोई मेंटल टारगेट नहीं है। आप अपने आंखों को बंद करो 1 सेकंड के लिए एंड सोच के देखो, मैं सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूं, आप सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुके हो, आप अपने फील्ड में जो सबसे बड़ा होना चाहते हो आप बन चुके हो, आपके पास करोड़ों रुपया है, सबसे ज्यादा पैसा है, आप सब कुछ हो, लेकिन आपका फायदा क्या हुआ? आप जो चीज खा रहे थे तब भी वही चीज खाओगे आप, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ खाना खाओगे तो आपका सेहत के लिए बुरा ही होगा, अच्छा नहीं होगा, है ना? आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हो तब भी वही चीज इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपका टारगेट फुलफिल हो गया। तो टारगेट हमेशा याद रखो, ये सब टारगेट होता है हम लोगों का वर्केबल टारगेट। टारगेट एक ही चीज होना चाहिए, आपका उम्र जो भी हो, टारगेट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि 5 साल के बाद मैं यहां से वहां पर जाऊंगा, 5 साल के बाद मेरे पास बहुत सारे पैसा आएगा, 2 साल के बाद मैं उस जगह पे पहुंचूंगा। टारगेट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, टारगेट एक ही चीज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पीस। मैं अभी इस टाइम में 2006 है, 5 जुलाई 1957 है अभी टाइम, अभी मैं कितना पीसफुल हूं, दैट शुड बी द टारगेट। सो पीस इज द हाईएस्ट मेजरमेंट, हमेशा याद रखो ये चीज। अंडरस्टूड? सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी के साथ कोई भी आर्गुमेंट से पहले आपको सोच लेना चाहिए कि मेरा पीस कोई जो टारगेट है वो टारगेट गलत ना हो रहा है, ठीक है? अगर आप सोचोगे कि मेरा टारगेट गलत हो रहा है, मेरा पीस नहीं मिलेगा, मेरे जो बात कहने जा रहा हूं उस सही बातों से पीस नहीं मिलेगा, तो वो बात नहीं कहना चाहिए, बिकॉज टारगेट तो वहां पे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो कहने से क्या फायदा होगा? क्लियर हुआ सबको? आप सही कह रहे हो, लेकिन सही कहना हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है? गलत ना कहो, लेकिन सही कहने का भी जरूरत नहीं पड़ता है हमेशा, ठीक है? एक एग्जांपल मैं सबको देना चाहता हूँ, एक एक ब्यूटीफुल स्टोरी है। आपको पता है कि जो सन्यासी होता है, किसी को कोई बुरे नजर से नहीं देखता है, हमेशा अच्छा रहता है, ठीक है? 2 सन्यासी जा रहा था कोई जगह पे, एक सन्यास सडनली देखा एक लड़की जो नदी में डूब रहा है, तो एक सन्यासी जंप करके नदी में गया, वो लड़की को बचाया, वो लड़की को बचाया। वो लड़की शी वॉज नियर अबाउट नेकेड, उसके जो ड्रेस है, ठीक है? तो उसने कई तरीका से उसको बचाया, उस लड़की को डूबने से, एंड छोड़ दिया। 1 साल के बाद दूसरा जो सन्यासी था वो कहा कि आपने लास्ट ईयर इसी जगह से जा रहे थे तो एक लड़की को आपने टच किया था, है ना? आपको याद है? तो ये सन्यासी का आंसर क्या था पता है? ये सन्यासी आंसर दे रहा था, आई टच्ड द गर्ल बट यू आर कैरिंग हर टिल नाउ, इजंट इट? आप अभी तक यही बात को लेके घूम रहे हो, ठीक है? मैंने तो उस लड़की को टच किया था, लेकिन आप उसको लेके घूम रहे हो अभी तक। प्रॉब्लम इधर से है, अंडरस्टूड? तुम हमेशा याद रखो कि
जब भी कुछ भी सामने आएगा, कोई दूसरे लोग मेरे से हार्ट ना हो जाए, ये चीज सबसे पहले हम लोगों का टारगेट में रहना चाहिए, नहीं तो पीस में गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा, पीस नहीं रहेगा वहां पे। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जस्ट फॉर एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। थैंक यू। सपोज मान लीजिए कोई कह रहा है कि एक हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है कि आपने कहा कि मेरे चाय में शुगर ज्यादा दे दिया है, एंड उसने कह रहा है कि नहीं जी मैं जितना देता हूं उतना ही दिया है। तो यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है? अगर ना भी पता चले क्या फायदा होगा और क्या लूज हो जाएगा? तो यहाँ पे शुगर इज नॉट द प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? अपने ईगो प्रोटेक्शन, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, है ना। तो अपने ईगो को जब तक हम प्रोटेक्ट करते रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, एंड हम लोगों के अंदर पीस कभी नहीं आ सकता, ठीक है। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पापा के साथ एक रिश्ता होता है, पापा मतलब मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। मैं खुद आंखों से देखता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को जिसके पापा होता है थोड़ा साइलेंस रहता है, थोड़ा गंभीर रहता है, थोड़ा मतलब अपने आप को एक पर्सनालिटी मेंटेन करना, शो अप करना पसंद करता है अपने बच्चों के सामने, ठीक है। एंड उस टाइम में इसी बच्चों को मैं सबसे ज्यादा देखता हूं कि वो अपने दिल की बात नहीं कहता अपने पापा से, ठीक है। अपने पापा से कभी भी अपने दिल की बात कभी नहीं कह सकता, बिकॉज क्यों? अगर वो पापा को कहेगा, पापा तो सेम ही बात कहेगा कि यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, यू हैव टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इन सब की जगह पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसके पापा का ईगो जीत रहा है, लेकिन बॉन्डिंग हार रहा है ना। वहां पे एक टीचर स्टूडेंट वाला एक चीज आ रहा है, बॉन्डिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। इधर से शुरू होता है प्रॉब्लम। जब देखो उसके पापा थोड़ा बूढ़े हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, तब जाके ये बॉन्डिंग वाला चीज तब जाके पता चलेगा उसके पापा को क्या उसने मिला है क्योंकि उसके बेटा उसको नहीं देखेगा ठीक से, क्योंकि उसके बेटा उसको समझा ही नहीं, कभी से कभी भी नहीं समझेगा। जब वो बूढ़े हो जाएगा वो पापा, वो उसके बेटा नहीं समझेगा उसको, उस टाइम में उसका फीलिंग्स को, उसके दर्द को। जो चाहिए मिल सकता है, मेडिसिन चाहिए तो दे देगा, लेकिन सब चीज नहीं मिलेगा, जो बॉन्डिंग चाहिए था वो नहीं मिलेगा उस टाइम में। अंडरस्टूड? सिंपैथी नहीं मिलती। हाँ एग्जैक्टली। यस्टरडे एक लड़की आई थी मेरे पास, जो कह रही थी उसके बॉयफ्रेंड को वो मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, एंड वो व्हाट्सएप में देखता है कि 2 बार डबल टिक हुआ है, ब्लू कलर का सिंबल आया है, लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई रिप्लाई नहीं मिला। इससे उसने उसके साथ झगड़ा शुरू हो रहा है, एंड उसके बॉयफ्रेंड कह रहा है मैं बिजी हूँ इसलिए मैं रिस्पॉन्स दे पा रहा हूँ, लेकिन उस लड़की का कि वो तो मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन है, फेसबुक में ऑनलाइन है, लेकिन क्यों मुझे रिप्लाई क्यों नहीं? ठीक है, देखो कितने छोटे छोटे बात है जो जहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। प्रॉब्लम यहाँ क्या है? रॉन्ग एजम्पशन। एक और चीज आके हमारे सामने, रॉन्ग एजम्पशन, जो बहुत डेंजरस है। एंड यही रॉन्ग एजम्पशन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है हम सबके अंदर। इसी रॉन्ग एजम्पशन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। रॉन्ग एजम्पशन कोई भी गलत बात कहता है, इसलिए वो मेरे पास आ रहा है ना, वो लड़की मुझे फीस देके उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास आ रही है। तो क्यों आ रही है? ओनली फॉर दिस रॉन्ग एजम्पशन के लिए, जो भी हो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन रॉन्ग एजम्पशन इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। मैं अपने सबको कहता हूं इस तरीके से, जैसे आप सुबह उठोगे ना, जस्ट फॉर एज्यूम कि आपके पास एक बैलून है, ठीक है। वो बैलून आपके पास है, जो आप जितनी बार पूरे दिन में गुस्सा होगे वो बैलून बड़ा होगा,
रात को आप चेक करना वो बेलून कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे पता है आप में से किसी किसी को कहोगे कि दिन में ही वो फट जाएगा, रात तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना। इतनी बार गुस्सा हो जाता है बहुत लोग। हमेशा याद रखो ये चीज कि किसी के कभी भी गुस्सा होता हो, गुस्सा आता है, तो उस टाइम में हमें पॉज करना जरूरी है। हम उस सिचुएशन को पॉज रखना जरूरी है उस टाइम को, बिकॉज हमें उस टाइम में ना टाइम के ऊपर कुछ चीज छोड़ना चाहिए, अपने ईगो के ऊपर नहीं, मैं सॉल्व कर लूंगा, ये चीज उस टाइम में नहीं करना चाहिए। अगर मैं सॉल्व कर लूंगा ये चीज आ जाता है तो वो गुस्सा और बढ़ जाएगा। उस टाइम में थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। आप 15 मिनट कोई और काम करो या कोई और काम करके उसके बाद वापस आकर डिस्कस करो। डिस्कशन से हेल्प हो सकता है, कन्वर्सेशन आ सकता है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जब होना शुरू हो जाएगा तब फाइट होगा एंड उधर से आपके अंदर पीस कभी नहीं होगा। आप सही हो सकते हो लेकिन पीस नहीं हो सकता उन जगह पे, ठीक है। एक और चीज मैं कहूंगा, जरूर सबको मैं एडवाइस दूंगा, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी आर्गुमेंट के टाइम में आपको अपने आप को चेक करना जरूरी है, मैं आर्गुमेंट किस बेसिस के ऊपर मैं कर रहा हूं, फाउंडेशन क्या है, सही राइट कोई चीज के ऊपर या एजम्पशन के ऊपर। थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल दिया, वो लड़की एजम्पशन के ऊपर आर्गुमेंट कर रहा था कि मैंने देखा है कि वो उन जगह पे ऑनलाइन था लेकिन फिर भी मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उसके अंदर ओवर थिंकिंग वाला चीज आ रहा है, तो एजम्पशन के ऊपर वो आर्गुमेंट कर रहा है। तो मेरा अंदर सही क्या है, उसके ऊपर आर्गुमेंट है या एजम्पशन के ऊपर, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक और चीज मैं कहूंगा, जो मैं कहता हूं हमेशा, मैं जब आर्गुमेंट कर रहा हूं ये सिचुएशन अगले 1 महीने के बाद क्या सेम रहेगा या नहीं। अगर सेम रहेगा तो मैं आर्गुमेंट कर सकता हूं, ना भी कर सकता हूं। अगर सेम नहीं रहेगा तो आर्गुमेंट करने का कोई जरूरत ही नहीं है, वहां पे आर्गुमेंट का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा, दूसरा कुछ आ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगा। अगर वो सेम सिचुएशन रहेगा 1 महीने के बाद भी तो आप चला सकते हो आर्गुमेंट, अगर जरूरी है तो। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Yes, sir. एनी क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, अच्छा, गीता मैम पूछ रहे थे ओबेसिटी के ऊपर, है ना? Yes, sir. अच्छा, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, ओबेसिटी होता कब है? ओबेसिटी होता है जब हम अपने बॉडी को नहीं पहचानते हैं, तब ओबेसिटी होता है। ओबेसिटी तभी होता है जब हम अपने बॉडी को नहीं पहचानते हैं, बॉडी का रिक्वायरमेंट नहीं पहचानते हैं, उस टाइम में ओबेसिटी सबसे ज्यादा होता है। बॉडी का रिक्वायरमेंट जितना है उसको अगर हम पहचान जाते हैं तो ओबेसिटी बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये गारंटी है। बॉडी को सबसे पहले पहचानना चाहिए, एंड आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज और या बिफोर मेनोपॉज जो भी हो, उस टाइम में भी हमारे अंदर कोई भी लड़की के अंदर बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम आता है, टर्बुलेंस आता है इमोशनल, एंड हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होता है, बहुत ज्यादा इरिटेशंस होता है ना। तो इन सब जगह पे हैंडराइटिंग काम करता है। ऑब्वियसली हैंडराइटिंग से ठीक रह सकते हो। हैंडराइटिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलैक्सेशन थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी के ऊपर आप ध्यान दो, ठीक हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक है। रिलैक्सेशन थेरेपी जितना ज्यादा हो सके कर सकते हो, एटलीस्ट मिनिमम 15 मिनट एवरी डे रिलैक्सेशन थेरेपी करोगे, ठीक हो जाता है, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड थोड़ा ज्यादा पानी पीना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए,
एंड जब भी, नॉट ओनली कोई भी पोस्ट या प्री मेनोपॉज की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी कोई भी मेंस्ट्रुएशन चलता है कोई भी लड़की में या इन सब जगह पे, पानी थोड़ा ज्यादा पियो एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जितना ज्यादा हो सके करो, तो बिल्कुल भी पेन नहीं होगा एटलीस्ट, ठीक है, पेन बिल्कुल नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल पेन खत्म हो जाएगा। सर विथ वाटर यू आर सेइंग कि हमको मेंस्ट्रुअल पेन कम हो जाएगा? वाटर ऑब्वियसली, एंड रिलैक्सेशन थेरेपी इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। हैंड राइटिंग से भी रिलैक्सेशन थेरेपी, एंड अगर पॉसिबल है तो फिजिकल रिलैक्सेशन थेरेपी, जो थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो, इन सब से ठीक होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर हैंडराइटिंग टू थ्रू रिलैक्सेशन कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? हैंडराइटिंग में रिलैक्सेशन बहुत सारे हैं, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, एक सेकंड। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, बहुत सारा रिलैक्सेशन थेरापीज है, आप ऐसे रिलैक्सेशन थेरेपी कर सकते हो हैंडराइटिंग में, ओनली 10 मिनट ऐसे करो हैंडराइटिंग में, ऐसे रिलैक्सेशन कर सकते हो, यू शेप, ये ओनली दिस इज फॉर मेंस्ट्रुअल पर्पस में कर रहा हूँ। Sir, loops must be there. Sir, loops must be there. हाँ, एंड लेटर ई भी कर सकते हो, लेटर ई। So basically, sir, second one is related to menstruation, and the other two can be done by post menopause also. हाँ ऑब्वियसली, सेकेंड वाला छोड़ के बाकी पोस्ट मेनोपॉज। बहुत ज्यादा पेन होता है तो ये कर सकते हो। पेन किस लिए हो रहा है वो देखना पड़ेगा, मतलब अगर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प की वजह से हो रहा है या ठीक से डिले मेंस्ट्रुएशन या बहुत टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उस टाइम में ये वाला चीज कर सकते हो। देखो जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इससे उल्टा सीधा मत करना। यू 1 2 3 4 5, क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे और बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, छोटे से बड़ा होगा, यहाँ पे 5 गैप, 5 यू, फर्स्ट छोटा, देन और बड़ा, देन और बड़ा, ठीक है। इस तरीके से आप 10 मिनट कर सकते हो, या हाफ पेज, मिनिमम हाफ पेज करना चाहिए। एंड स्पेशली फॉर ओबेसिटी आफ्टर मेनोपॉज, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? नॉट ओबेसिटी, इट्स द मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, ठीक है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प ज्यादा आई एम होता है। टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी ड्यू टू मेनोपॉज, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? देखो बहुत सारे रीजन से ओबेसिटी हो रहा है, ठीक है, तो इस टाइम में नॉर्मल रिलैक्सेशन तो बहुत ज्यादा काम आएगा। एक और चीज बहुत अच्छा काम होता है, मैंने देखा है, दैट इज आप ऐसे ये थेरापी कर सकते हो, ठीक है। पहले बड़ा, उसके बाद ऊपर से शुरू होगा, उसके बाद लेफ्ट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, ठीक है, इस तरीका से। मिनिमम 50, मिनिमम 30 to 50 ऐसे बनाइए, देखने में खूबसूरत होना चाहिए, जितना राउंड होगा उतना अच्छा होगा। एंड एक और चीज इसमें अच्छा होता है, इसमें हम लोगों का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, एंड बॉडी अच्छा होता है इनसे, ठीक है, बॉडी में बहुत डिजीज कम होता है इसके वजह से। सर तो इन सारे पैटर्न से हम हार्मोनल डिस्टरबेंस को भी ठीक कर सकते हैं, राइट? हाँ एग्जैक्टली, इसी के ऊपर ही है।
ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब अगर आप 100 बोलोगे 100 दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है, 100 के ऊपर ऐसे थेरेपीज है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है किसको क्या चाहिए, ठीक है। ओपनली मैं जो जो दिखा रहा हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। एंड जो जो मैंने दिखा, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, गलत मत करना कोई, ये सब एंटी क्लॉकवाइज राउंड, ये ऐसे राउंड हो रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज नहीं है, ठीक है। एंड मैं जो जो दिखा रहा हूँ इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड बहुत सारे थेरापीज है जो टू द पॉइंट है, मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज दिस इज ओपन प्लेटफॉर्म, लेकिन उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैं वो सिखाने के टाइम सिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा सकता। एनीवे, और भी मैं कुछ अगर चाहोगे मैं दिखा देता हूँ थेरापीज, एक सेकंड। एक थेरेपी में दिखाता हूँ, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ठीक से करना चाहिए, गलत नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी इससे इरिटेशन क्रिएट होता है। ठीक से ऐसे 30 टाइम्स करो। ऑल पेटल्स शुड बी इन बैलेंस, ठीक है, देखने में अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, ठीक है। इनसे हम लोग पेंसिल को नहीं किया तो पेंसिल लिफ्ट नहीं करना है। नो, पेन से नहीं लिफ्ट नहीं करना है, ओनली राउंड करने के टाइम पेन को लिफ्ट करो, ठीक है। अच्छा, एंड एक और चीज मैं कहता हूँ कि मास्टर थेरेपी की तरह काम करता है, मैं बहुत बार कहा है, वेबिनार में दिखाया है, इसके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी कर सकते हो, इट विल वर्क लाइक ए मास्टर थेरेपी। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये वेट गेन के ऊपर भी काम करता है, देख लीजिए। लीव्स एंड फ्लावर थेरेपी 3, 4, 5। सर ये नीचे से ऊपर जाना है? नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं, एंड नीचे आ रहा हूं, फिर से ऊपर जा रहा हूं, देखो गलत मत करना, यहाँ पे आके खत्म किया मैंने। 5 यहाँ पे देखो, 5 है यहाँ पे। मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे कम हुआ है शायद। वन, 2, 3, 4, 5। उसके बाद ये इधर से मैं नीचे जाऊंगा, उसके बाद फिर से ऊपर आ रहा हूँ, देखो ऊपर में आके छोड़ना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दिस इज लीव्स एंड फ्लावर थेरेपी, वंडरफुल थेरेपी। आप इनसे बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम भी ठीक हो सकता है, मैंने किया है बहुत बार, ठीक है। लेकिन ये करने के बाद, ये करने के मिनिमम ये 30 टाइम्स कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये करने के बाद ये वाला रिलैक्सेशन थेरेपी थोड़ा कर लीजिएगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। तो इन सब जगह पे बहुत अच्छा होता है, एंड ये फुल बॉडी को ये कवर करता है, फुल बॉडी को कवर करता है, फुल बॉडी के ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट होता है। नंबर 7 वाला जो मैंने दिखाया, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एनी क्वेश्चन? So through writing, last- can we understand the obesity? Through writing में हमको मालूम पड़ जाएगा? बहुत इजी है, राइटिंग में बहुत कुछ आएगा। ओबेसिटी दिखोगे राइटिंग में बहुत अननेसेसरी बहुत कुछ आएगा वहां पे। एक तो सर डॉट्स एंड एक तो रिलैक्स जो ओ होता है वो। शेप चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। बेसलाइन एरिया को नोटिस करना, नोटिस करना। एंड ओबेसिटी कौन से जगह पे हो रहा है वो भी
मैटर करता है। किसी का आर्म में हो रहा है, किसी का हिप एरिया पे, थाई एरिया पे, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में, अपर एब्डोमेन में, तो वो भी अलग अलग करके दिखेगा हैंड राइटिंग में। जिसको जहाँ पे है उसको उस तरीका से दिखेगा। सर ठीक अगर है। मिडिल बॉडी है तो उसका कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा? नो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, लेकिन देख के समझ में आ जाता है कि मिडिल जो जोन, जो एरिया है वो इन्फ्लेटेड रहता है। अननेसेसरी, याद रखो, अननेसेसरी इन्फ्लेटेड मिडिल जोन, ठीक है। अननेसेसरी सडन डॉट आ गया, अननेसेसरी कुछ कुछ लेटर है जो इन्फ्लेटेड हो गया, ठीक है। सपोज मान लीजिए मैं लेटर एम लिख रहा हूं, लेटर एम का फर्स्ट हम्प नॉर्मल है, सेकेंड हम्प थोड़ा ज्यादा फैल गया, इन्फ्लेटेड हो गया, ठीक है। इन सब जगह पे क्या होगा, बहुत सारे इफेक्ट आता है हमारे बॉडी के ऊपर, इफेक्ट आता है। नॉट ओनली ये, मतलब एक सिंबल को देख के तो नहीं मानना है, जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है। लाइन स्पेस खराब हो जाता है, ठीक है। ओबेसिटी में लाइन स्पेस धीरे धीरे कम हो जाता है। लाइन स्पेस मतलब ज्यादा हो जाता है, लाइन का लिखना कम हो जाता है एक पेज में, ठीक है। मैंने जो लाइंस लिखा है एक पेज में, इतना लाइन नहीं लिखोगे, कम लाइन होगा। So, sir, there will be the space between the two lines more, हाँ, एग्जैक्टली। or yeah, we can say that he will write or she will write minimum 17 lines, ऐसे? हाँ, नो, कोई सिस्टम तो नहीं है, मतलब मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैटर करता है। अच्छा, मैंने एक स्टोरी दिया था ना ग्रुप में, मैं उस स्टोरी के बारे में कुछ कह रहा था। कोई प्लीज बताओगे इस स्टोरी को? सबने पढ़ा है क्या ये स्टोरी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। So, थोड़ा मुझे कहो स्टोरी पढ़ के, 2 मिनट ले लो टाइम। सर इसमें हमको यही बताना है कि स्टेडी बेस लाइन होगा, इसका कंसिस्टेंट स्लांट होगा इस लड़के का। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। मतलब इसकी वर्ड स्पेसिंग रेगुलर है कैसे, वो सब बताना है ना हमको। हम लोग इसमें देखेंगे स्टोरी में कि मिनिमम कौन से जगह जगह से हम हैंडराइटिंग में ये देख सकते हैं। ये जो स्टोरी में जो क्या नाम है इसका, आदित्य या समथिंग, क्या नाम था मैं भूल गया, तो जो भी हो, उसको मेन नेचर हैंडराइटिंग में क्या हो सकता है, जस्ट एक टेंडेंसी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो इसकी स्टेडी बेस लाइन होगी, कंसिस्टेंट स्लांट होगा इसका, राइट। रिट्रेस भी होगा। रेगुलर वर्ड स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और रेगुलर। भी होगा सर ज्यादा इसमें। हाँ, क्या अनुराग सर? रिट्रेस भी होगा सर इसमें। वीकनेस, रिट्रेस सर। रिट्रेस रिट्रेस, रिट्रेस क्यों होगा सर? वो बार बार एक ही जगह पे जा रहा है, एक ही जगह पे फॉलो कर रहा है एक ही तरह का रूटीन, और एक ही जगह पे बार बार जा रहा है। देखिए, रूटीन फॉलो करना इज नॉट द रिट्रेस, ठीक है। कंट्रोल रिट्रेस इंडिकेट करता है रिजिडिटी, ठीक है। मेरा जरूरत नहीं है
फिर भी अगर मैं जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज रिजिडिटी, दैट इज यू कैन से दैट इज रिट्रेस। यहाँ पे जो है मेरा जाना जरूरी है क्योंकि मैं एक रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे आगे रहेगा, यहाँ पे देखो, हाई डिसिप्लिन परफॉर्मर, हाईली डिसिप्लिन। मेन साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है यहाँ पे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है। तो सर टी बार इसका कंट्रोल्ड होगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट लेफ्ट मार्जिन होगा, रिजिडली स्ट्रेट मार्जिन, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है एंड माइंड एंड बॉडी बहुत कंट्रोल में है। यहाँ पे देखो इस लड़की के साथ उसका कॉन्वर्सेशन कितना कंट्रोल्ड है ना। सो कंट्रोल्ड बॉडी, कंट्रोल्ड माइंड, so all or everything is disciplined in a proper way. Goals and target is also fixed, तो baseline and left margin बहुत अच्छा होगा, right margin narrow होगा, ठीक है। हैंडराइटिंग में इन सब जगह से हमें देखना है ये कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, हैव यू नोटिस कि यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क परफॉर्मिंग है ना, वर्क परफॉर्मिंग बहुत अच्छा है। तो कहां से पता चलेगा, नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा नंबर ऑफ लाइन। एंड एक और चीज दैट इज स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड एंड गुड वर्क प्लानिंग क्या इंडिकेट करता है, अनएंटेंगल्ड, कोई भी लाइन दूसरे लाइन के साथ टच नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन बहुत ज्यादा है एक पेज के अंदर, लेकिन ऊपर वाला लाइन नीचे वाला लाइन के साथ टच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज आएगा। अच्छा एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्रेस एनर्जी। अब देखो यहाँ पे ये एनर्जी एक्सप्रेस कर रहा है जब जरूरत हो रहा है, विदाउट रीजन कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ये एक्सप्रेस नहीं कर रहा है ना। एक्सप्रेस एनर्जी व्हेन रिक्वायर्ड, ये कहां से देखना है, बताइए, बिल्कुल नहीं, बताइए कहां से देखना है, एक्सप्रेस एनर्जी। स्लांट से हम इमोशन एक्सप्रेशन देखते हैं, रीना मैम, अंडरस्टूड। प्रेशर, पेन का प्रेशर, पेन का प्रेशर, यस, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे कहां से होगा, प्रेशर क्या होगा, मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर, ठीक है। पेन का प्रेशर थोड़ा मीडियम होगा, तो मतलब एनर्जी स्टोरेज रहता है एक रिजर्वर की तरह हमारे दिमाग में, जब जरूरी है तब इस्तेमाल होगा। क्लियर हुआ सबको, और कुछ जरूरत नहीं है, इसका हैंडराइटिंग इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ जरूरत नहीं। जो जो कैरेक्टर है यहाँ पे, हाई कंसिस्टेंसी, स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट, फॉलोइंग रूटीन, गोल फिक्सेशन, हाई माइंड कंट्रोल, बॉडी कंट्रोल, डिसिप्लिन, एकेडमिक सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस, बस इतना ही हैंडराइटिंग कंटिन्यू करेगा तो वो आ जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो नेगेटिविटी है वो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन ये दिस आर द प्रीलिमिनरी इमरजेंसी। एनी क्वेश्चन बताइए। हाई कंसिस्टेंसी का मेन फॉर्मूला क्या रहता है सर? हाई कंसिस्टेंसी तो इसमें ही आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन बहुत अच्छा होगा, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर्ड। लाइन जितना स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब अप एंड डाउन नहीं करेगा, सिंपल होगा लाइंस, ऑल लाइंस आर स्ट्रक्चर्ड, देन कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली विल बी वेरी हाई, ठीक है। एंड लाइन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इन जगह पे, लाइन का स्पेस में कोई भी एंटेंगलमेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, देन ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी बढ़ जाता है इन सब जगह पे। उसके बाद इसका तो है ही बेस लाइन सीधा है, लेफ्ट मार्जिन अच्छा है, तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी तो बहुत अच्छा रहेगा ही, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मार्क्स भी आएगा इन सब के लिए, ठीक है। Sir, and follow the routines, मतलब वो right side margin. हाँ, गुड लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन एंड बेस लाइन, ठीक है। और कुछ नहीं है इन हैंडराइटिंग में, और कुछ नहीं है, और कुछ जरूरत ही नहीं है। एक मीडियम प्रेशर राइटिंग
जो उसके साथ ये सब पॉइंट आ रहा है, these are enough to be a good person. Obviously he is a very good person. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? सर इसके तीनों जोन्स भी बैलेंस ही रहेंगे ना? हाँ, बैलेंस रहेगा। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो प्लीज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट यू कैन डिस्कस। सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिला? जी सर, बहुत कुछ। Very Thank you. nice. सर बहुत कुछ सीखा सर, वेरी नाइस सेशन। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू गुड सो नाइट, मच। Thank you so much. गुड sir. नाइट, Thank you, Thank sir. you, sir. थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। Good night.